बहु का मतलब क्या होता है? ज्यादा। बहू मतलब किसी की बहू मत समझ लेना। अब आप ठीक है। कहते हो कि आपको हिंदी आती है। अब बताओ, हिंदी शब्द कैसे बनते हैं? तो हम बोल देते हैं तो ना कि उपसर्ग क्या होते हैं उपसर्ग? जो शब्दांश किसी मूल शब्द या फिर किसी होते हैं। तो सार्थक। इसी के ऊपर आज की हमारी क्लास है जिसका नाम है शब्द निर्माण। और जैसा नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? क्या सिर्फ एक छोटा सा शब्द या अव्यय किसी शब्द के आगे या पीछे लगकर क्या पूरे शब्द का अर्थ बदल सकता है? क्या ये ऐसा होता है सच में? तो फिर हम लोग आज इसी के ऊपर समझेंगे कि कैसे शब्दों के आगे पीछे लगने पर ये छोटे छोटे जो अव्यय है, जो जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, जिन्हें आप इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते, लेकिन किसी एक सार्थक शब्द के आगे लग जाए या पीछे लग जाए तो उनके अर्थों में परिवर्तन कर देते हैं। तो आइए, अगर आप लोगों को आज ये जानना है कि ये शब्द कैसे बनते हैं और जो शब्द जो अव्यय सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं और जो अव्यय सार्थक शब्दों के बाद में लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसी के ऊपर आज की हमारी क्लास है जिसका नाम है शब्द निर्माण। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने लिखा है शब्द निर्माण। तो शब्द निर्माण बेसिकली देखा जाए तो कितने तरीके से होता है। शब्द निर्माण हिंदी में चार तरीके से किया जाता है: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो संधि आप लोगों ने मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, एक टॉपिक पढ़ाया है। संधि जो है ना, ये तीन प्रकार की होती है। एक स्वर संधि होता है, एक व्यंजन संधि होता है, और जो थर्ड टाइप है वो है विसर्ग संधि। अब विसर्ग और व्यंजन में कुछ रूल्स बताए हुए हैं, 7-8 रूल दोनों में है। तो आपको वो पढ़ना पड़ता है। स्वर संधि बेसिकली आपकी 5 होती है। कौन कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, फिर होता है आपका यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। तो ये आपके 6 होते हैं। उसके बाद से जो समास होता है वो आपके कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास होता है, फिर आपका, मैं लिख देती हूँ, आपका अव्ययी भाव समास होता है। इसके बाद होता है तत्पुरुष समास। फिर होता है आपका कर्मधारय समास। फिर आपका होता है द्वंद्व समास। फिर द्विगु होता है, और फिर अंत में बहुव्रीहि समास होता है। क्लियर है इतना? अब ये, तो इसमें आपके कितने हो गए? 3 4 6 होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब उपसर्ग और प्रत्यय। जब हम उपसर्ग पढ़ते हैं तो हिंदी मतलब जो हमारी भाषा है, हिंदी भाषा, इसमें 4 तरह के उपसर्ग होते हैं। एक तो वे उपसर्ग होते हैं जो हिंदी के होते हैं, एक होते हैं आपके संस्कृत के होते हैं, एक उपसर्ग होते हैं जो आपके अंग्रेजी के होते हैं, और एक तरह के उपसर्ग होते हैं जो उर्दू और फारसी से आए होते हैं। ये आपके 4 तरह के उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय की अगर बात की जाए तो प्रत्यय में भी आप जब पढ़ते हो तो प्रत्यय आपके 2 तरह से लगते हैं। एक होता है कृदंत, एक होता है आपका कृत प्रत्यय, और दूसरा होता है आपका तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो ये आपके 2 तरह के प्रत्यय होते हैं, कृत होता है और एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय। तो इन सब की मदद से शब्दों के निर्माण किए जाते हैं।
अब आप कहते हो कि आपको हिंदी आती है, अब बताओ हिंदी शब्द कैसे बनते हैं, तो हम बोल देते हैं ना कि असार्थक अक्षरों से बन जाते हैं, लेकिन सही मायने में शब्द का निर्माण इस तरीके से होता है। तो अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जो शब्दांश किसी मूल शब्द या फिर किसी सार्थक शब्द के, मूल शब्द या सार्थक शब्द के पूर्व में लगते हैं, देखो उपसर्ग है, इंग्लिश में आपने इसे पढ़ा है, उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, तो जो शब्द, जो ऐसे शब्दांश होते हैं उपसर्ग जो किसी भी सार्थक शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं उपसर्ग। अब उपसर्ग के बारे में मैं आप लोगों से बता देती हूँ। जब वो किसी भी सार्थक शब्द से हार है ना, हार का अर्थ होता है एक तो हार जाना और दूसरा फूलों का हार, लेकिन इसी के आगे जब सम उपसर्ग लगा या फिर प्र उपसर्ग लगा तो ये शब्द बना संहार और प्रहार। संहार मतलब खत्म कर देना, अंत करना, प्रहार मतलब अटैक करना। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर क्या है कि सम, देखो जितने भी उपसर्ग होते हैं ना ये अव्यय होते हैं, और अव्यय क्या होते हैं? अव्यय ऐसे शब्द होते हैं, अव्यय ऐसे शब्द हैं जिनको आप लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से किसी भी तरह से कोई भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अब ये प्र लिखा है, उदाहरण के तौर पर ये प्र लिखा है, क्या आप इसका लिंग वचन बदल सकते हैं? क्या आप इसका वचन बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। क्या कारक की दृष्टि से इसे कारक चिन्हों का यूज करके इनको आप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। तो ये अव्यय होते हैं, ये ऐसे अव्यय हैं जिनको आप बदल नहीं सकते, और ये अपने इंडिपेंडेंट रूप में, मतलब सिर्फ प्र आपने कहीं देखा है लिखा है? नहीं हो लिखा होता, क्योंकि आप इनको स्वतंत्र रूप में इनका यूज नहीं कर सकते, इनके अपने अर्थ नहीं होते। ठीक है, जब कब तक नहीं होते? जब तक कि ये किसी सार्थक शब्द के पहले ना लग जाए तब तक इनका अर्थ नहीं निकलता। तो अब संस्कृत, अब उपसर्ग जो होते हैं ना, ये इनके चार भेद है। ये संस्कृत में होते हैं, हिंदी में होते हैं, उर्दू में है और अंग्रेजी में, जैसे मैंने आपको बताया। संस्कृत में जो उपसर्ग है ना वो 22 है, हिंदी में 12 है लेकिन उपयोग में सिर्फ 10 आते हैं, उर्दू में सिर्फ 19 है, और अंग्रेजी के दो उपसर्ग बहुत हैं लेकिन उनके नंबर्स हमें नहीं पता है कि वो टोटल कितने होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग की अगर हम लोग बात करें तो संस्कृत में बहुत सारे उपसर्ग हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया 22 उपसर्ग लगते हैं और शब्दों के स्टार्टिंग में लगकर उनके अर्थों में परिवर्तन कर देते हैं। देखो अभी यहाँ पर जितने उपसर्ग मैंने लिखे हैं ना, इनके अपने कोई अर्थ नहीं, लेकिन इनके अर्थ हम किस में लेते हैं? अति का हम अर्थ लेते हैं ज्यादा में या अधिक में। अधि का हम लोग लेते हैं मीनिंग श्रेष्ठ में। अनु का मतलब हम लेते हैं पीछे, या फिर हम लेते हैं समान, मतलब सेम मीनिंग में। अभी का मतलब हम लेते हैं पास या फिर सामने, है ना। और उप का मतलब होता है समीप। अभी आप ये मत समझ लेना कि मैंने कहा कि इनके अपने मीनिंग नहीं होते, लेकिन मैंने मीनिंग बता दिया आपको। इनके ये मीनिंग तब आते हैं जब ये किसी सार्थक वर्ड के पहले लगते हैं। जैसे अति है, अगर यही अधिक के पहले लगेगा तो ये क्या बन जाएगा? अत्यधिक बन जाएगा। ठीक है, यही अगर ऐसे ही बनेगा अतीव, ठीक है, अतीव, इव के पहले लगेगा तो आपका बन जाएगा अतीव। अब अधि का अगर देखेंगे तो आदेश, है ना।
आदेश शब्द है, उसके आगे लगा तो ये बन जाएगा अध्यादेश। फिर ऐसे ही अगर गमन, ठीक है, गम है, तो इसके आगे अगर हमने लगा दिया तो बनेगा क्या? अधिगम। ठीक है, लर्निंग। फिर अध्यक्ष। ठीक है, ऐसे ही अब अनु है, तो अनु में अगर देखा जाए तो अनु का अर्थ हम पीछे या समान में लेते हैं। कब? जब ये किसी सार्थक शब्द के पहले लगते हैं। छेद है तो हम अनुच्छेद बन जाता है ये। फिर आपका चर, तो चर के आगे अनु लगा तो अनुचर। ठीक है, अभी, अभी का मतलब हमने किस में लिया? सामने या फिर पास में। कब? जब अब दय, ठीक है, तो उदय, उदय, उदय के पहले अगर हमने लगा दिया तो क्या बन जाएगा? अभ्युदय, अभ्युदय बन जाए। ठीक है, तो देश का मतलब चेंज हो गया। फिर आस के आगे अगर हमने अभी लगा दिया तो क्या बन गया? अभ्यास। ठीक है, उप, उप का अर्थ हमने किस में लिया? समीप में लिया। तो इसका अर्थ समीप में कब आया? जब ये वन के पहले लगा। वन मतलब जंगल, इसके पहले लगा, ये बना उपवन। फिर ऐसी इच्छा, तो उसके आगे लगा उपेक्षा। ठीक है, ऐसे हमने लगा दिया उपाधि। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से संस्कृत के ये उपसर्ग हैं। अब हम लोग देखेंगे हमारे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे ऐसे तो 12 हैं जिनमें से 10 का उपयोग अधिक होता है। तो अन, अन है यहाँ पर। अन का अर्थ हम लेते हैं किसमें? नहीं में। स का उपयोग हम करते हैं किसमें? सहित। चीर, जैसे हम बोलते हैं चिरंजीवी भाव, तो चीर का मतलब क्या हो जाएगा? सदैव। बहु का मतलब क्या होता है? ज्यादा। बहु मतलब किसी की बहु मत समझ लेना। ठीक है, बहु का मतलब ज्यादा भी होता है। और वो बहु में कैसे लिखते हैं? जो घर की बहू रहती है उसमें बड़ा उ की मात्रा लगी रहती है। तो देखो अन, अन में मतलब जैसे हमने लगाया अनबन। ठीक है, फिर हो गया जान, तो अनजान। फिर होनी, होनी के पहले अगर हमने अन लगा दिया तो क्या बना? अनहोनी। सहित, तो जैसे कि अब हो गया हमारा फल, तो स लगा दिया तो सफल। गुण के आगे लगा दिया तो सगुण। और अगर हमने जीव के पहले लगा दिया तो क्या हुआ? सजीव। ऐसी जो चीर, चीर का मतलब हमने सदैव में कब लिया? जब वो सार्थक वर्ड के पहले लगा। जैसे यौवन है ना, इसके पहले हमने लगा दिया चीर यौवन। फिर यहाँ पे लगा दिया चिरायु, मतलब लंबी उम्र। बहु का अर्थ हमने लिया है ज्यादा में, तो हमने मूल्य के पहले लगाया और अर्थ में परिवर्तन हुआ बहुमूल्य। वचन के पहले लगाया तो बहुवचन। ऐसे ही हमने मत के पहले लगा दिया तो बहुमत। देखो मतलब इसका चेंज हो गया ना। तो ये हमारा ये था। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर उर्दू के जो वर्ड होते हैं। अल, अल उपसर्ग देखो ये क्या है? अल उपसर्ग, तो मैं अगर इसको विदा के अल जो है ना, इसका हम किस अर्थ में लेते हैं? अंतिम के अर्थ में, या फिर निश्चित के तौर पर हम इसका मीनिंग लेते हैं। लेकिन अक्सर उर्दू में इसका अर्थ जो होता है ना वो अकेले अंतिम इसमें रहता है। जैसे मैंने लिखा अलविदा, अलबत्ता। ठीक है, एन है, तो एन का मतलब होता है पूरा।
वक्त या फिर ठीक, तो हम कैसे लिखते हैं? एन वक्त। ठीक है। फिर कम, कम हमने कम नाम से ही देखो इसका अर्थ होता है हीन, थोड़ा, अल्प, तो इसका हमने ले लिया जैसे कमसिन। ठीक है। फिर आ गया कम अक्ल, फिर हो गया आपका कमजोर। अब अगर हम लोग गैर में ले लेते हैं तो गैर किससे हो जाता है? निषेध। जैसे लिखा रहता है ना गैर हाजिर, मतलब कोई आया नहीं, तो देखो एक वर्ड भी बन गया गैर हाजिर। ठीक है। अब ऐसे ही एक और वर्ड बन जाएगा गैर कानूनी। ठीक है। ब का मतलब हो जाता है अनुसार। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा बेनाम। फिर इसी तरह से आपका बेईमान, बेईमान। ठीक है। इस तरह से ये वर्ड आपके बनते हैं। अब आपके अंग्रेजी के जो वर्ड बन जाते हैं उसमें देखो सब होते हैं उपसर्ग, डिप्टी होता है, वाइस होता है, जनरल होता है। तो सब इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर, है ना, सब इंस्पेक्टर। फिर आपका आता है सब कमिटी, फिर सब जज, डिप्टी कलेक्टर। ठीक है। डिप्टी मिनिस्टर, फिर वाइस चांसलर, फिर आ जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। ठीक है। इस तरीके से वर्ड बन जाते हैं। अब जनरल रहेगा तो आपने देखा है कंपनियों में जनरल मैनेजर होते हैं, है ना, और फिर जनरल सेक्रेटरी होते हैं, है ना। कभी ऐसे गौर किया है कि किस तरीके से वर्ड बनते हैं? है ना। तो इस तरीके से वर्ड बनाया जाता है और आप लोगों को लगता है हिंदी आसान है। तो हिंदी जो कुछ शब्द बने हैं उनका भी एक रूल है, एक क्या है, उसमें भी फॉर्मूला लगा हुआ है। तो ये थे आपके उपसर्ग। अब हम लोग देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। जो ऐसे शब्दांश, ऐसे अव्यय जो कि शब्द के सार्थक शब्दों के अंत में लगते हैं और उनके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य मतलब ह्यूमन, उसके आगे ता प्रत्यय लगा और शब्द बन गया क्या? मनुष्यता, है ना। अभी मैं यहाँ पे लिखूं सुंदर, मतलब ब्यूटीफुल, इसमें अगर मैंने ई प्रत्यय लगा दिया तो क्या बनेगा? सुंदरी, है ना। इसी तरीके से शब्द जो है आत्मा में अगर मैंने ई प्रत्यय लगाया, ई प्रत्यय, तो क्या बनेगा? आत्मीय बनेगा, है ना। तो क्या बनेगा? आत्मीय। ठीक है। तो इस तरीके से शब्द क्या है, शब्दों का निर्माण किया जाता है। लेकिन जब हम प्रत्यय की बात करते हैं ना, तो प्रत्यय में भी ना दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित क्या होता है? कृत जो होता है ना वो क्रिया के अंत में लगता है। देखो नाम में लिखा है कृत,
यानी कि ये प्रत्यय सिर्फ और सिर्फ क्रिया के अंत में लगते हैं। लेकिन जो तद्धित प्रत्यय होते हैं ना, क्रिया को छोड़कर, अब वो संज्ञा में लग जाए, सर्वनाम में लग जाए, विशेषण में लग जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या? तद्धित प्रत्यय। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में हम लोग देखेंगे इसके उदाहरण। कृत प्रत्यय, तो जो कृत प्रत्यय होता है, इसमें जैसे कि आपका हो गया पढ़, पढ़ना, ठीक है, तो पढ़ में ये क्रिया का सबसे छोटा रूप है, ठीक है, इसमें धातु रूप है, इसमें ना प्रत्यय लगा, क्या बना? पढ़ना। फिर से लिख में अगर ना प्रत्यय लगा तो क्या बना? लिखना। वैसे ही अगर अक प्रत्यय की बात करें तो लेख में अक लगा तो क्या बना? लेखक। अब इधर पर अगर हमने जोड़ा क्या? वाला प्रत्यय, तो मैंने यहां लिखा पढ़ने में वाला जुड़ा तो बना पढ़ने वाला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी ईया प्रत्यय। ईया मैंने लगा दिया छल। कृष्ण भगवान क्या थे? छलिया थे ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया छलिया। छल में ईया लगा तो बना ये। अब देखो यहाँ पर हार प्रत्यय, तो मैंने यहाँ लिख दिया होन। होन में हार लगा तो क्या बना? होनहार। फिर ऐसे ही बन जाएगा आपका पालनहार, ठीक है। इस तरीके से ये कृत प्रत्यय होते हैं। कृत मतलब क्रिया वाले, जिससे आपको क्रिया क्या होती है, जिन शब्दों से आपको पता चलता है कि कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिया। और कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिया के बाद में ही लगते हैं। ऐसे ही अब हम देखेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जैसे मैंने बताया कि क्रिया को छोड़ के हर जगह लगता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के लास्ट में लगकर, और वो अपने रूप को क्या करते हैं? बदल देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैंने लिखा चौकी, इसमें मैंने लगा दिया दार प्रत्यय, तो क्या बना? ये बना चौकीदार। ऐसे ही चतुर में ई प्रत्यय लगा तो क्या बना? चतुर में नहीं, तो इसमें लगेगा आई प्रत्यय, ठीक है। कौन सा प्रत्यय लगेगा? आई प्रत्यय, तो ये बन जाएगा चतुराई। ऐसे ही घबरा, घबरा में आहट लगा दिया तो बना घबराहट। सुंदर, मैंने ये वाला एग्जाम्पल आपको बताया था, है ना। सुंदर में ई प्रत्यय लगा तो क्या बनेगा? सुंदरी। देखा किस तरीके से शब्दों का निर्माण हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब एग्जाम में क्या होता है, जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, तो उसमें ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग टीजीटी पीजीटी की बात करें, तो टीजीटी और पीजीटी के हिसाब से एग्जाम में जो शब्द पूछे जाते हैं वो होता है अनुरागी। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? इसमें लगा है अनु उपसर्ग।
ठीक है। फिर आपका रहेगा प्रधानता। तो प्रधानता में उपसर्ग लगा है कि प्रत्यय लगा है? तो इसमें प्रत्यय लगा है, इसमें उपसर्ग लगा है, तो इसमें ता प्रत्यय लगा है। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें एक चीज और है, इसमें अनु उपसर्ग लगा है, राग शब्द है, और इसमें ई प्रत्यय है। तो इसमें उपसर्ग भी है, इसमें प्रत्यय भी है, और यहाँ पर ये मूल शब्द भी है ना। ऐसी अगर प्रधानता में देखा जाए, तो प्रधानता में यहाँ पर प्र उपसर्ग है, धान मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। अब ये दो उदाहरण हो गए। ऐसा ही यहाँ पर होता है परिश्रमी। ऐसे वाले ना एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका परि, पर, परा, परी, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपका लग गया परी उपसर्ग, श्रम मूल शब्द, और ई प्रत्यय लगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सम्मानित, सम्मानित। ठीक है। तो यहाँ पर जो मूल शब्द है वो है मान, इत प्रत्यय लगा है, और यहाँ पर सम उपसर्ग। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। असुरक्षित। जब असुरक्षित की बात करेंगे तो अ जो है आपका मूल शब्द है, सॉरी उपसर्ग है, और यहाँ पे मूल शब्द है सुर, सुरक्षा। ठीक है। और इसमें प्रत्यय लगा है इत प्रत्यय। ठीक है। इसमें एक और ये हो सकता है कि इसमें आप रक्षा मूल शब्द है, और अ और सु आपका उपसर्ग लगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट वाले थे। आप लोग चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। और जाते जाते आप लोग मुझे बताइएगा कि करणीय, इसमें प्रत्यय लगा है या फिर उपसर्ग लगा है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। ऐसा ही एक और उदाहरण मैं देती हूँ, अनुवृत्ति। इसमें आपको बताना है उपसर्ग है कि प्रत्यय है। बस इन दोनों के आप आंसर बताइएगा। और ऐसी ही अच्छी क्लासेस के लिए, ऐसी ही दमदार क्लासेस के लिए आप लोग सेशन से जुड़े रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, कंटेंट समझ में आया होगा कि शब्दों का निर्माण कितने तरीके से होता है। और आज हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा, जिसे आपने इंग्लिश में सफिक्स और प्रेफिक्स नाम से पढ़ा है। और आप लोगों को उसका अंतर पता चला होगा, और साथ में ये भी समझ में आया होगा कि हिंदी जो है सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं है, ये अपने आप में एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजकीय भाषा है। और इसे समझना और पढ़ना, जब तक आप इसे पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो इसे पढ़िए और समझिए, और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसी दमदार, धमाकेदार, धुरंधर टाइप वाली सेशन के साथ, जिसमें हमारे डाउट जो है ना, जो गुत्थी की तरह उलझे हुए हैं, उन्हें हम सुलझा देते हैं, उसे हम धागे धागे को हम खोल देते हैं। तो ऐसी सेशन के लिए मेरे इस क्लास से, मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।